खेल की शुरुआत हो चुकी है गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी के बीच। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी अपना वोट डालने पहुंचे हैं। अब से कुछ देर पहले वो पूजा के लिए पहुंचे थे। उन्होंने शिवलिंग की पूजा की थी और शिव जी की इस समय बड़ी इंपॉर्टेंस है इस पूरे चुनाव में। शिव भक्तों की बड़ी इंपॉर्टेंस है इस पूरे चुनाव में। आप देख सकते हैं विजय रूपानी को अपनी उंगली दिखाते हुए, जिस पर कि उनको कलर लगाया गया है, उनको वोट उन्होंने डाल दिया है और वो जनता को ये संदेश देते हुए कि ज्यादा से ज्यादा गुजरात की जनता बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे अपने परिवार के साथ। आप उन्हें देख सकते हैं, खुशी उनके चेहरे पे है। हालांकि जब वो पूजा करके मंदिर से बाहर निकले थे तो थोड़ी सी स्ट्रेस में दिख रहे थे, बॉडी लैंग्वेज से उनकी लग रहा था, पर उन्होंने दावा किया था कि इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और वोट डालने के समय जब वो पहुंचे हैं उस समय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए और पूरा परिवार उनका दिखाते हुए कि उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और गुजरात की जनता से अपील करते हुए कि पहुंचे ज्यादा से ज्यादा में संख्या में और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। चलो दादा, मुख्यमंत्री विजय रूपानी यहाँ पर मौजूद है। भारी मतदान करें लोग और अपना वोट का उपयोग करें और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाएं। लेकिन विजय जी कहा जा रहा है कि विकास पागल हो गया यहाँ पे। आपको लगता है कि भारी मतदान जनता यहाँ से बाहर देखिए विजय रूपानी की स्वागत हो रहा है, अभी से लाइन हो गया है। हाँ, और भारी मतदान हो रहा है। मुझे लगता है कि इस बार सबसे ज्यादा मतदान होगा। क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो रहा है विजय भाई? दादा मुद्दा क्या रहा है? नीच मुद्दा होगा या फिर शिव जी के वंशज? अभी कोई पॉलिटिकल मुझे नहीं, देखिए कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे वो कह रहे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री विजय रूपानी कह रहे हैं आज कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे, राजनीतिक मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे। विकास पागल हुआ या विकास हुआ है इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज राजकोट। ये तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। विजय रूपानी अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, जनता से अपील करते हुए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकले और वोट दें। और ये पूजा अर्चना करने वो पहले पहुंचे थे शिव मंदिर में और उन्होंने शिव जी की पूजा अर्चना करी अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ वो पहुंचे मत्था टेकने के लिए और उसके बाद वो वोट डालने के लिए पहुंचे। आप ये देख सकते हैं जलार्पण वो करते हुए शिवलिंग पर और पूजा अर्चना के बाद वो सीधे मतदान केंद्र पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने परिवार के साथ वोट डाला। हमारे संवाददाता ने जब उनसे बात करने की कोशिश करी राजेश ने, तो उन्होंने साफ कहा कि किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर वो बातचीत नहीं करेंगे। और बीजेपी अध्यक्ष, गुजरात बीजेपी अध्यक्ष जीतूभाई वाघानी की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्होंने भी आज पूजा अर्चना करी और वो भी आप देखिए जलाभिषेक करते हुए आपको दिख रहे हैं। और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इस बार सबसे हिट गॉड जो है वो शिव जी है गुजरात चुनाव में। और सभी गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग हैं जी, सोमनाथ और नागेश्वर जी। तो जो 12 ज्योतिर्लिंगों में जो पहला नाम आता है सौराष्ट्र सोमनाथन से श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम, उज्जैन में महाकाले ओंकारे ममलेश्वरम, केदारे हिमोत्पसे डाकिना भीमशंकर वाराणस्याम च विशेषम त्र्यंबकी गौतमी तटे वैद्यनाथन चिता भवो नागेशम दारुके बने तो सौराष्ट्र सोमनाथ से ही शुरू होता है। तो ये जो आप मंत्रोच्चारण कर रहे हैं किसके हक में कर रहे हैं सर? बीजेपी के हक में, कांग्रेस के हक में? मैं तो भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ। चलिए, तो शिव जी की पूजा अर्चना करते हुए आप देख सकते हैं दोनों ही बड़े नेता। और ये आप विजय रूपानी को देखिए और ये जो तस्वीरें, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है मतदान केंद्रों पर। सूरत से ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग अपना वोट डालने के लिए पहुंचे, खुशी देखिए इनके चेहरे पर। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, लोगों को निकलना चाहिए, वोट देना चाहिए। इंडिया न्यूज भी लगातार गुजरात के लोगों से ये अपील कर रहा है। पहले चरण का मतदान चल रहा है। सूरत से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ये भरूच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें सुबह से ही लगनी शुरू हो गई और महिलाओं की अच्छी खासी तादाद हम देख सकते हैं तस्वीरों में। और सभी धर्मों के लोग भी हमें दिख रहे हैं। आप देखिए कि लोग, भीड़ है वहां पर। भरूच से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मतदान के लिए पहुंचे हैं लोग। शोभना, भरूच अहमद पटेल का भी जिला है कांग्रेस। हमारे साथ इस वक्त है फर्स्ट टाइम वोटर, काफी सुबह वोट डालने के लिए आए हैं। अमित दवे साहब, पहली बार आपने वोट डाला, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है। अमूमन हम देखते हैं कि जो राजनीति है, राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिर गया है, जाति पर जो आधारित हो गई राजनीति। हमने गुजरात में भी देखा किस तरीके से जाति को लेकर के जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जातियों को टिकट बंटवारे में उसको तवज्जो दिया गया। लेकिन आप जब एक युवा होने के नाते जब आप आते हैं बाहर, आपने वोट डाला, तो क्या जाति कहीं आपके दिमाग में था? नहीं था। तो आपके लिए मुद्दे क्या थे? मेरे तो कुछ ऐसे कोई मुद्दे नहीं है, जात बात तो कुछ ना तो होती नहीं है ये सब। क्या आपने विकास को चुना? पोरबंदर का विकास किया है क्या? पोरबंदर का विकास हुआ है क्या? हाँ हुआ है। वो ये जब कोई रास्ते बस्ते थे नहीं तो अंडरग्राउंड ये सब कुछ जो हो रहा है वो
विकास हो रहा है। लेकिन आप मानती हैं, आप अपने बेटे को लेकर के आई वोट डालने के लिए, तो बधाई आपको देते हैं कि ऐसी जागरूकता तमाम लोगों में हो, सब अपने बच्चों को इसी तरह से प्रेरित करें कि वो आए बाहर और बड़ी तादाद में वोट डालें। आपके लिए मुद्दे क्या थे? हाँ, हम भी विकास चाहते हैं और ये अच्छे नेता मिले, वो भी हमारी आशा है। अच्छे नेता मिले। हाँ। क्या गुजरात में कोई परिवर्तन की लहर आपको दिख रही है? जी, परिवर्तन तो बड़ा हुआ है, लेकिन ये अनुशासन जो चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है। ऐसा अनुशासन की हम अपेक्षा करते हैं फ्यूचर में, ये बड़ा होना चाहिए। किसी नात जात से हमें कोई मतलब नहीं है। देश में स्थानिक स्वराज जो है वो अप टू डेट होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए, स्वराज की। तो ये पहले वोटर थे और बड़ी संख्या में उम्मीद की जा रही है, प्रधानमंत्री ने भी अपील की है युवाओं से खासतौर से कि उन्हें बाहर निकलना चाहिए और बड़ी तादाद में वोट करना चाहिए। पोरबंदर से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज। पोरबंदर के लोगों में जबरदस्त उत्साह वोटिंग को लेकर के और बड़ी तादाद में लोग वो आए हैं। सुबह सुबह ही उन्होंने वोट दे दिया। चाचा, आपने वोट डाल दिया? हाँ, ऐसा महसूस कर रहे हैं वोट डाल के? खुशी है, अच्छा लगता है। एक अपील भी करना चाहेंगे दूसरों को कि बड़ी संख्या में लोग आए और वोट डालें? क्या मुद्दे क्या थे आप लोगों के लिए? बस मुद्दे विकास का। विकास हाँ। इस बार हमने देखा कि किस तरीके से गुजरात के चुनाव में राजनीति का स्तर बहुत नीचे आया, यहां तक कि मणिशंकर अय्यर प्रधानमंत्री को कहते हैं कि बहुत नीच व्यक्ति हैं, उसको लेकर के राजनीति बहुत जबरदस्त हुई। आप जब वोट डाला आज आपने, क्या आपके जहन में ऐसे सवाल थे, ऐसे मुद्दे थे? नहीं, मैं तो ये नहीं मानता कि ये सब मंदिर को लेके, मस्जिद को लेके सब वोटिंग के लिए सब मांगते हैं, मगर जो अपना जो हक है, मेरा हक है, वो सबका हक है, आम जनता का हक है, वो उसको मेरे को ऐसा लगता है कि अभी कुछ परिवर्तन आएगा पोरबंदर में, नहीं पूरे गुजरात में और पूरे इंडिया में। गुजरात में पोरबंदर आएगा। कहीं ऐसा महसूस होता है कि डिमोनेटाइजेशन या जीएसटी जैसे मुद्दे हैं उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है? ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वोटर्स ने चुप्पी साधी है, वो खुल के नहीं बताना चाहते हैं किसको वोट किया। लाजमी भी है, लेकिन इस बार जो है वो चुनौती, टक्कर जो है वो काफी कांटे की मानी जा रही है। भाजपा ने, कांग्रेस ने, दोनों ही ने पूरी शक्ति झोंक रखी है इस चुनाव में और कहीं ना कहीं शायद जो है ये बात लोगों के जहन में है कि एक बदलाव आना चाहिए। क्या भाजपा का 22 साल का जो कार्यकाल रहा उससे लोग खुश होंगे? क्या लोग जो है भाजपा को ही वोट करेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है पोरबंदर में तकरीबन 32,000 जो फिशरमैन हैं, वो मछुआरे भी आएंगे, वो भी वोट देंगे। इलेक्शन कमीशन ने खासतौर से इंतजाम कर रखा है, लेकिन जो मछुआरे हैं वो कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। पोरबंदर से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज। तो खूब मात्रा में लोग निकल रहे हैं वोट देने के लिए, भीड़ जुट रही है मतदान केंद्रों पे। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वैभव अग्रवाल जी बीजेपी के नेता हमसे जुड़े हुए हैं, अभय दुबे जी कांग्रेस से हैं और अनुज जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अजय उपाध्याय जी पॉलिटिकल एनालिस्ट मुझसे जुड़े हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी हमसे जुड़ गए हैं। राणा सर, चर्चा बहुत देर से गर्म है स्टूडियो में और जिस तरह से देखा जाए गुजरात विकास मॉडल पर पूरे भारत में परचम अपना लहराया है बीजेपी ने, लेकिन गुजरात में ही इस मॉडल का कोई जिक्र नहीं है। हूछू विकास, हूछू गुजरात, कितना चमत्कार कर पाएगा ये नारा बीजेपी का? पहले तो शोभना, मैं आपको ये बता दूं कि गुजरात नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला ऐसा विधानसभा चुनाव है जिसमें पूरे देश की दिलचस्पी है। कल रात में डिनर के लिए ऑफिस से निकलने के बाद कहीं गया हुआ था और आसपास जितने भी लोग थे वो चुनाव की बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की बात कर रहे थे, गुजरात में क्या होगा इसकी चर्चा कर रहे थे। और यह पिछले 15-20 दिनों में मैं जहां जहां गया मैंने यह महसूस किया कि गुजरात को लेकर पूरे देश में एक हलचल सी है, लोग जानना चाहते हैं। वो इसलिए भी कि यह चुनाव दो बातें तय करेगा। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो उसका रास्ता कितना साफ होता है, राहुल गांधी की जमीन कितनी मजबूत होती है, विपक्ष की जो राजनीति है उसकी संभावनाएं कितनी प्रबल होती हैं आने वाले दिनों में। दूसरा, नरेंद्र मोदी के गुजरात से हटने के बाद जो बीजेपी को संभावित नुकसान हुआ है जिसकी चर्चा की जाती है, और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने का जो फैक्टर है गुजरात में वो कितना काम कर रहा है। और तीसरा, नरेंद्र मोदी के हटने के बाद जो गुजरात में आंदोलन हुए, चाहे वो पाटीदारों के हो, किसानों के हो, जीएसटी के खिलाफ कारोबारियों के हो, उसका असर कितना है। इसलिए बहुत कुछ है, लेकिन यह सब कुछ होने के बाद गुजरात का जो नतीजा होगा वह 2019 का आप सेमीफाइनल मान करके चलिए।
इसलिए अब आपके सवाल का जवाब मैं देने आ रहा हूं। विकास से लड़ाई शुरू जरूर हुई थी। विकास मॉडल गुजरात का जो रहा है उसके आधार पर नरेंद्र मोदी 2014 का चुनाव जीत करके आ गए। लेकिन गुजरात के चुनाव में वही बीजेपी इस गुजरात मॉडल को लेकर के जब उतरी तो वो बैकफुट पे नजर आने लगी। यह तो शुक्र है कि सोमनाथ का मामला आ गया, उस पर कपिल सिब्बल साहब आ गए, मणिशंकर अय्यर आ गए और एक के बाद एक सेल्फ गोल कांग्रेस करती चली गई और बीजेपी के लिए स्थितियां अनुकूल हो गई। भावनात्मक तौर पे जो मुद्दे मजबूत इस देश में होते हैं, जिन पर अक्सर चुनाव लड़ा जाता है, वो बीजेपी के पाले में आकर के खड़ा हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपका वीडियो देख रहा था और आप देखे कि 2 विंडो में महादेव की पूजा अर्चना बीजेपी के लोग करते हैं। ये कुछ नहीं है शोभना, ये दरअसल आप पूरे मुल्क में जो संकेत देते हैं कि आप किस तरह की सोच मानसिकता संस्कार के हैं, यह संदेश जाता है। टीवी के जरिए कुछ नहीं जाता है। आपने 2 तस्वीरें, सुबह सुबह आपने देवता के सामने मत्था टेका, आप पूजा कर रहे हैं, आप अर्चना कर रहे हैं, महादेव दिख रहे हैं। अब ये भावना जो इस देश में जाती है वो जाती है कि नहीं, ये मेरी तरह के लोग हैं, मेरे संस्कार के लोग हैं, जिसको आप पालते पोसते हैं और इसी पाले पोसे हुए संस्कार के भीतर से जो मुद्दे आपको पिछले 4 दिनों में मिले हैं उनको आपने भुनाया है। लेकिन यह बात सही है कि राहुल गांधी ने गुजरात में खड़ा होकर के जो मुद्दे उठाए, जिस तरीके से उन्होंने इस बार का अभियान किया है, जिस तरीके से जातीय समीकरण को साधा है, कांग्रेस की पिछले 22 सालों में सबसे मजबूत जमीन वहां दिखी है। 3 काम किया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने अपने सवाल बहुत सधे हुए तरीके से गुजरात में रखे हैं। राहुल गांधी कहीं भी एक लकीर से बाहर नहीं गए कि कोई विवाद खड़ा हो। राहुल गांधी ने वहां के जातीय समीकरण को बहुत तरीके से साधा है और राहुल गांधी को वहां जिस तरीके से बाकी चीजों को मैनेज करना चाहिए था वो किया है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में आगे बढ़ी है और ये पहला मोर्चा है, तो राहुल गांधी के लिए पहला मोर्चा, गुजरात का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन यह पहला मोर्चा बहुत मजबूत रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लड़ाई बहुत टक्कर की है और राहुल गांधी के लिए भी अब वो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो बहुत जरूरी है ये जीत। हमारे साथ अजय उपाध्याय जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हम लोग आपके जुड़ने से पहले हम चर्चा इस बात पे कर रहे थे कि गुजरात के विकास मॉडल की बात जैसे मैं राणा सर से भी कर रही थी, लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा विकास तो कहीं पीछे छूट गया है, चाहे वो पागल हुआ हो चाहे जो भी हुआ हो। जो असली मुद्दा निकल के आ रहा है वो असली हिंदू बनाम नकली हिंदू का निकल कर आ रहा है। तो राजनीतिक पार्टियों की ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि उनको असली सारे मुद्दे छोड़ के, बेरोजगारी छोड़कर, पढ़ाई लिखाई छोड़कर, किसानों की समस्याएं छोड़कर असली हिंदू और नकली हिंदू पर की लड़ाई शुरू करनी पड़ी? आपकी एनालिसिस क्या कहती है? निश्चित तौर पर गुजरात का जो मॉडल है, गुजरात की जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, वो नरसिंह मेहता जी की विरासत रही है, प्रेमानंद की विरासत रही है, दयानंद की विरासत रही है, मैं मानता हूं मीराबाई और श्री कृष्ण की भी विरासत रही है। तो वहां हिंदू प्रयोगशाला जो पहले से चर्चाओं में रही है, हिंदुइज्म एक मेजर फैक्टर सदैव रहा है कि गुजरात की सांस्कृतिक विरासत से हिंदुइज्म का कहीं न कहीं बड़ा पुराना लगाव है, विरासत सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। लेकिन मैं मानता हूं एक इमोशनल मुद्दा है आज के समय में। इसके साथ जो ये चुनाव है आज का और 14 को जो आपको मिल रहा है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव होगा गुजरात की धरती के लिए भी और देश के राजनीति के लिए भी। जहां तक इमोशनल मुद्दे के साथ जैसे कि सोशल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, जिस तरह से जातीय और आरक्षण और बाकी राजनीति को पाटीदारों को लेकर के जोड़ने का, या मतदान में कैसे लोगों की आज सहभागिता होती है ये मैटर करेगा। फिर मतदान का प्रबंधन कैसे किया है सभी पार्टियों ने, दोनों पार्टियों ने। हालांकि युद्ध तो बड़ा जबरदस्त रहा दोनों तरफ से, लगातार 2 दिनों से हिंदुइज्म को लेकर के एक नई परिभाषा भी गढ़ने के दोनों तरफ से प्रयास किए गए। चाहे कांग्रेस की तरफ से माननीय राहुल गांधी जी का जिस तरह से विभिन्न मंदिरों में जाकर के एक मैसेज देना, जनेऊ के जो विवाद खड़ा हुआ उसके कारण, और मोदी जी को लगातार उस पर प्रहार करना कि मैं ओरिजिनल हूं, आप क्लोन है। राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये कोशिश लगातार अब कांग्रेस कर रही है कि वो अल्पसंख्यकों की पार्टी नहीं है, वो इस इमेज से बाहर निकलने की कोशिश हम गुजरात चुनाव की जो रैलियां है उसमें साफ देख सकते हैं। राजकोट से हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने मतदान केंद्र वो पहुंचे हुए हैं और एक रिपोर्ट वहां से भेजी है, वो हम देख लेते हैं। तो राजकोट पश्चिम विधानसभा यहाँ पर मौजूद है। खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो वोट डालने के लिए अंदर गए हैं, साथ ही साथ उनके क्षेत्र की जनता, उनके अपने क्षेत्र के मतदाता यहाँ पर मौजूद है। मैडम, किसको वोट डालेंगी? कौन जीतेगा, बीजेपी, कांग्रेस या किसको देंगे?
बीजेपी नहीं देगी, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि विकास पागल हो गया। कांग्रेसी वाले पागल हो गए। चुनाव में स्तर काफी गिर गया, प्रधानमंत्री को नीच तक कहा गया, क्या बोलेंगे आप? वो गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए प्रधानमंत्री। विकास पागल नहीं हुआ है, विकास हुआ है। सर क्या लगता है आपको, यहाँ पर चुनाव में स्तर काफी गिर गया है, यहाँ पे काफी हल्की भाषा का भी प्रयोग हुआ है, कभी राहुल गांधी को बाबर का बेटा कहा गया, प्रधानमंत्री को नीच तक कहा गया। ये 125 साल पुरानी है कांग्रेस पार्टी के लिए, ऐसे वरिष्ठ नेता को इसी मुंह में भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। सब पब्लिक में ये जो जाता है संकेत बहुत गलत जाती है। जब एजुकेटेड आदमी को ये लगता है ना, तब तो ऐसा लगता है कि ऐसी पार्टी को हमने ये कितने साल तक ये राज करने के दिया है, ये सब झूठ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सर कहा जा रहा है कि यहाँ पे कारोबारियों को बहुत दिक्कत हुई है जीएसटी नोट बनने से। नहीं कोई बात नहीं है। इसमें क्या है, जीएसटी एप्लीकेशन जो हुआ है उसमें सिमिलर रेट ऑफ जीएसटी होना चाहिए था, तो वो होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। जो भी गवर्नमेंट फेस कर रही है वो प्रॉब्लम गवर्नमेंट के सामने होता ही नहीं। क्या मतदाताओं को गुस्सा निकलेगा यहाँ पे? नहीं, इसमें क्या है, मतदाताओं के पास एक ही ऑप्शन है, बीजेपी। और ये चर्चा जो है लगातार हमारे साथ जारी है आपकी, आप देख सकते हैं वोटिंग शुरू हो चुकी है। विजय रूपाणी तो गुजरात में महालड़ाई की शुरुआत हो चुकी है और इंडिया न्यूज का वहां कवरेज लगातार जारी है। तमाम गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे संवाददाता गुजरात में फैले हुए हैं और हम आपको पल पल की रिपोर्ट वहां से लगातार दिखा रहे हैं। वैभव अग्रवाल जी बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश नायक जी कांग्रेस से जो अभी अभी जुड़े हैं, अजय उपाध्याय जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट और अनुज गुप्ता जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं और राणा यशवंत सर हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। वैभव जी क्या मानूं, पटेलों की आंधी है कि प्रधानमंत्री अब गुजरात के प्रधानमंत्री ज्यादा लग रहे हैं, वहीं वो ज्यादा रहते हैं, दिल्ली में कम? शोभना जी, हम आंधी और तूफान चलाने में तो बिलीव ही नहीं करते। हम विकास के बदले सोशल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आंधी तूफान की जगह नहीं है। सब साथ चलेंगे, पीसफुली चलेंगे और वो एक मुद्दा बना के और वो उस विचारधारा से आगे बढ़ते हुए गुजरात को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है और सक्सेस की तरफ लेके जाना है। सर मैं आपको रोकूंगी, आप ग्रोथ और विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी रैलियां हम सुन रहे हैं उसमें विकास तो कहीं कोई मुद्दा दिख ही नहीं रहा है। हर रैली में राहुल गांधी, कांग्रेस, यही चल रहा है। जब आप 22 साल से वहां हैं और आप ये मान के चलते हैं कि विकास आपने बहुत किया है, तो क्यों आप विकास मॉडल से हट रहे हैं? क्यों आप इधर उधर की मुद्दों पे जा रहे हैं? क्यों हार्दिक पटेल की सीडी पर आपका इतना जोर है? क्यों आप मणिशंकर अय्यर के उसको इतनी तवज्जो दे रहे हैं? आप विकास की बात कीजिए, जनता आपके साथ आएगी। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने उठाया क्योंकि इतने सालों से भाजपा सरकार ऑलरेडी गुजरात में काबिज है और अच्छा काम कर रही है, पीसफुल सरकार है। पिछले 15 सालों में एक भी कर्फ्यू नहीं लगाया है गुजरात में। वो तो सर आप ही की सरकार है। अब नहीं, उसके लिए तो कांग्रेस का आरोप ये है कि वो आप ही लोग हैं, आप ही लोगों की वजह से लगता था, अब आप सत्ता में बैठे हैं इसलिए नहीं लग रहा है। ये कांग्रेस का आरोप है। मैं राजस्थान में 2011 में भरतपुर में रॉयट्स हुए, कांग्रेस की सरकार थी। चलिए ठीक है, वो वाला आर्ग्यूमेंट ही फेल। चलिए मुकेश नायक जी भी कांग्रेस से हमसे जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, कितनी सीट्स लॉक कर दें आपके लिए गुजरात में? देखिए, जहां पर अभी चुनाव हो रहे हैं ये वो इलाका है जहां पटेल समुदाय का बाहुल्य है। दूसरी बात, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद ये बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। गुजरात में 48,000 लघु उद्योग बंद हुए हैं। अकेले सूरत में 150 डायमंड इंडस्ट्री खत्म हो गई। सर सीटें बताइए ना, कितनी लॉक कर दें आपके लिए? ये तो हमें पता है सारे मुद्दे, आप सीट्स बताइए सर, कितनी सीट लेके आ रहे हैं आप गुजरात में? देखिए, सौराष्ट्र और यहाँ के इलाके में जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ पिछले दिनों पंचायत के चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हारी है। हमें उम्मीद है कि मुकेश जी, एक सिंपल क्वेश्चन किया शोभना जी ने, सीटें कितनी लानी है? जब मेरे से शोभना जी ने प्रश्न किया और पैनल ने प्रश्न किया तो मैंने बोला कि 181 सीटें लेके आएंगे और एक सीट आपके लिए या किसी और के लिए छोड़ देंगे ताकि आप लोगों को पता चले सही गवर्नेंस क्या है, ताकि आप शाखा क्लास ले सके
और बाद में अपने संगी साथियों को बताएं। तो आप बताएं, गुजरात में शोभना जी का प्रश्न यही है, कितनी सीटों पे दावा है आपका? 182 सीटें हैं, मैं कहता हूं 181 पे दावा कर रहा हूं। मुद्दे की बात करिए। आपकी बड़ी कृपा है, एक सीट आपकी बड़ी कृपा है, एक सीट आपने हमारे लिए कृपा ऊपर वाले की है। जय गणेश। इस तरह का जो मनोबल है, जय इस तरह का जो मनोबल है, इस तरह का जो मनोबल है, ये मूर्खता का मनोबल है, ये सही कैलकुलेशन नहीं है। मुकेश जी, कांग्रेस की स्ट्रगल कर रही है, आप उत्तर अभी भी नहीं दे रहे। ये ठीक बात नहीं है। सर आप बताइए ना कितनी सीटें? सही सीधा प्रश्न किया, उसका उत्तर नहीं देना है। चलिए सर, समय की पाबंदी है, यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम कांग्रेस नेता से डाले जा रहे हैं 19 जिलों की 89 सीटों पर ये मतदान हो रहा है। तमाम पैनल मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ा हुआ है। वैभव अग्रवाल जी बीजेपी के नेता हैं, मुकेश नायक जी कांग्रेस के हैं, अनुज गुप्ता जी और विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अजय उपाध्याय जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय की मतदान के लिए मुख्यमंत्री विजय रूपानी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघानी पहुंचे हैं। दोनों ही नेताओं ने लोगों से वोटिंग की अपील की है और बीजेपी की जीत का दावा किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। विजय रूपानी ने वोट डाला, जीतू भाई वाघानी ने भी अपना वोट डाला और लोगों से अपील करी कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले बाहर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। दोनों ही नेता पूजा के लिए भी गए वोट डालने से पहले। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सूरत, भावनगर, राजकोट और भरूच की। आप देख सकते हैं सभी जगह लंबी लंबी कतारें हैं और महिलाएं भी बहुत मात्रा में दिखाई दे रही हैं। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, चुनाव मात्रा में दिखाई दे रही हैं। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं चुनाव में। हालांकि गुजरात की अगर हम बात करें तो प्रॉस्पेरस स्टेट है और महिलाएं एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर चलती हैं और ये हम वोटिंग लाइन्स में भी देखने को हमें मिल रहा है। भरूच में आप देख सकते हैं भारी भीड़ है। राजकोट, सूरत, भावनगर लंबी लंबी कतारें वोटिंग के लिए बाहर लगी हुई है मतदान केंद्रों में। हमारे साथ इस वक्त है फर्स्ट टाइम वोटर, काफी सुबह वोट डालने के लिए आए हैं अमित दवे साहब। पहली बार आपने वोट डाला, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है। अमूमन हम देखते हैं कि जो राजनीति है, राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिर गया है, जाति पर जो आधारित हो गई राजनीति। हमने गुजरात में भी देखा किस तरीके से जाति को लेकर के जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जातियों को टिकट बंटवारे में उसको तवज्जो दिया गया। लेकिन आप जब एक युवा होने के नाते जब आप आते हैं बाहर, आपने वोट डाला, तो क्या जाति कहीं आपके दिमाग में था? नहीं था। तो आपके लिए मुद्दे क्या थे? मेरे तो कोई मुद्दे नहीं है, जात बात तो कुछ ना तो होती ही नहीं है ये सब। क्या आपने विकास को चुना? पोरबंदर का विकास किया है क्या? पोरबंदर का विकास हुआ है क्या? हाँ हुआ है। वो ये जब कोई रास्ते बस्ते थे नहीं तो अंडरग्राउंड ये सब कुछ हो रहा है, वो विकास हो रहा है। लेकिन आप मानती हैं, आप अपने बेटे को लेकर के आई वोट डालने के लिए, तो बधाई आपको देते हैं कि ऐसी जागरूकता तमाम लोगों में हो, सब अपने बच्चों को इसी तरह से प्रेरित करें कि वो आए बाहर और बड़ी तादाद में वोट डालें। आपके लिए मुद्दे क्या थे? हाँ, हम भी विकास चाहते हैं और ये अच्छे नेता मिले, वो भी हमारी आशा है। अच्छे नेता मिले। हाँ। क्या गुजरात में कोई परिवर्तन की लहर आपको दिख रही है? जी, परिवर्तन तो बड़ा हुआ है, लेकिन ये अनुशासन जो चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है। ऐसा अनुशासन की हम अपेक्षा करते हैं फ्यूचर में। ये बड़ा होना चाहिए। किसी नात जात से हमें कोई मतलब नहीं है। देश में स्थानिक स्वराज जो है वो अप टू डेट होना चाहिए। स्वराज होना चाहिए, स्वराज की। तो ये पहले वोटर थे और बड़ी संख्या में उम्मीद की जा रही है, प्रधानमंत्री ने भी अपील की है युवाओं से खासतौर से कि उन्हें बाहर निकलना चाहिए और बड़ी तादाद में वोट करना चाहिए। पोरबंदर से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज। सूरत के लोगों में मतदान को लेकर कितना उत्साह है, ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक करती हैं। भाई बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है मतदान शुरू हुए, लेकिन यहाँ पे 3 पोलिंग बूथ थोड़े छोटे से इलाके में है और आपको तीनों पोलिंग बूथों पे लंबी लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। लोग जो मतदान देने के लिए आए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सवेरे सवेरे पहुंच गए आप लोग मतदान करने? मतदान तो करना ही सही है। आज मतदान की 9 तारीख है, चुनाव का मतदान करना ही सही है। क्या काका, बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे, ये चुनाव कुछ अलग है। मुद्दे क्या रहेंगे जब वोट डालेंगे? मतदान तो करવું પડે, દરેક નાગરિકનો ફરજ છે मतदान करना चाहिए। मुद्दे कुछ रहेंगे दिमाग में जब वोट डालने जा रहे हैं आप? सब जो भी आएगा वो सब अच्छा काम करे, वही मुद्दा रहेगा, विकास का ही रहेगा। विकास का मुद्दा रहेगा, ये उसको काम करना पड़ेगा। ये इलाके जो है, अगर वराछा की बात करें, पाटीदार बहुल इलाका है। हार्दिक का इफेक्ट चलेगा इधर है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहेगी?
नहीं, बीजेपी ही रहेगी, हार्दिक पटेल नहीं चलेगा। और भी लोग हैं यहाँ पे, आप युवा हैं, वोट देने पहुंचे हैं सवेरे सवेरे? सुबह सुबह मेरा ऐसा मतलब पहले वोट दूंगा मैं। पहले वोट दूंगा? हाँ। क्या सोच के आए हो, क्या किसको वोट दोगे और क्या सोच के आए हो? क्या सोच के आए हो? जो भी विकास करेगा उसको ही वोट दूंगा मैं। चलिए, जो काम करेगा उसे ही वोट देंगे। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो मतदान दे के बाहर निकल रहे हैं। ये काका मतदान दे आए? अभी करके नहीं आए हैं। मतदान दे दिया आपने, वोटिंग कर दिया? जरा दिखाइए स्याही जो लगी है उंगली पे। क्या सोच के वोट डाला आपने, मुद्दे क्या थे दिमाग में? ये है तो यहाँ पे वोटिंग जो है वो फिलहाल चल रहा है यहाँ पे, और जो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि लंबी कतारें हैं, सुबह का वक्त है, लोगों में उत्साह जो है वो काफी ज्यादा है। और सूरत एक ऐसी जगह है जहां पे तीनों बड़े मुद्दे यानी कि जीएसटी, नोटबंदी और पाटीदार आंदोलन, तीनों का इफेक्ट जो है, तीनों का प्रभाव इन चुनावों में देखने को मिलेगा। कैमरामैन गणेश डुंडाले के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, सूरत। तो आप तमाम वोटर्स को सुन रहे हैं, सभी के लिए मुद्दा जो है वो विकास ही है। हालांकि किसी की भी रैली, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, किसी ने विकास तो कहीं बहुत पीछे छूट गया है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राणा सर, आपके पास आऊंगी। धर्म की राजनीति में बीजेपी हमेशा सफल रही है, आप जानते ही हैं, बहुत दिनों से आप कवर कर ही रहे हैं। पर जातिगत राजनीति में पहली बार इस बार बीजेपी फंसती नजर आ रही है और अपने गढ़ में, मोदी के अपने गढ़ में फंस रही है। शोभना, इस बार जहां चुनाव हो रहे हैं, ये जो सौराष्ट्र दक्षिण गुजरात कच्छ का इलाका है, इस इलाके में गुजरात में जो तीनों मुद्दे हैं, वो पाटीदारों का मामला, आरक्षण का मामला, किसानों का मामला या जीएसटी नोटबंदी को लेकर के कारोबारियों का मामला, इन तीनों की आजमाइश है इस इलाके में। 89 सीटों में से अगर 40 या 40 से ऊपर कांग्रेस निकाल पाती है तो उसके लिए आगे जो बची हुई सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है, गुंजाइश बनती है। अगर 40 से कम सीटों पर कांग्रेस निकलती है तो आगे जब उत्तर गुजरात में चुनाव होंगे, मध्य गुजरात में चुनाव होंगे, तो कांग्रेस वहां उतनी मजबूत नहीं होगी, क्योंकि पाटीदारों के बीच में और ओबीसी का जो पूरा इलाका है उसमें कांग्रेस के पास संभावनाएं ज्यादा हैं। अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। क्योंकि जाति को साधने में राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है और लंबे समय से उस पर काम कर रहे थे, लगभग 1 साल से, इसीलिए उन्होंने हार्दिक को, अल्पेश को या फिर जिग्नेश को साधने में कामयाबी हासिल की और इसने बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाई। बीजेपी जब आखिरी दौर में, आप मान के चलिए 2020 वनडे मैच की तरह था ये, जिसमें हर ओवर में स्थितियां बदल रही थी और बीजेपी ने आखिरी ओवर में बहुत सारी चीजें बदलने में अपनी कामयाबी हासिल कर ली, जिसमें कांग्रेस के लोगों की भूमिका बहुत ज्यादा रही। कपिल सिब्बल, मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों की, या फिर मनोज त्यागी जैसे लोगों की, जिन्होंने रजिस्टर में जाकर के राहुल गांधी का नाम डाल दिया। अभी बीजेपी धर्म के हथियार से खड़ी है और कांग्रेस जाति के आधार पर, आरक्षण के आधार पर खड़ी है। और ये लड़ाई अभी आज की तारीख में पहली लड़ाई है जो कि सौराष्ट्र गुजरात, साउथ गुजरात में चल रही है। जी अनुज जी, सॉरी माफ कीजिए, मैं 1 मिनट पहले मैं विनोद जी से बात कर रही थी। विनोद जी, अभी तक हम देख रहे हैं 2007 से कांग्रेस के पास मोदी के आभा मंडल का मुकाबला करने के लिए कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, कोई तगड़ा सूबाई नेता आज भी दिखाई नहीं दे रहा है। कितना नुकसानदेह होने वाला है, या क्या मानते हैं आप? राहुल गांधी कितना इफेक्टिव हो पाएंगे? लोकल लीडर नहीं है वो, कोई चेहरा नहीं है वहां का। देखिए, 2 चीजें आप समझिए गुजरात जो मैं गया हूँ। एक तो पहली बात मैं कह दूं कि राणा जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि 40 सीटें अगर कांग्रेस जीतती है, 40 प्लस, तो उसकी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन अगला दौर जो होना है, जिसमें उत्तर गुजरात है, वो भी पाटीदारों के प्रभुत्व वाला इलाका है, और जो पाटीदार आंदोलन का एपिक सेंटर है वो महसाणा जिला है, और जो 14 लड़के मारे गए थे वो भी महसाणा के ही हैं, और विसनगर जो है उसका एपिक सेंटर रहा है। तो इसलिए वहां भी बहुत कांटे की लड़ाई है। वहां हाँ, जो मध्य गुजरात है वहां बीजेपी जो है बहुत स्ट्रांग पोजिशन में, जो कि अहमदाबाद है, उसमें खेड़ा है, बहुत सारी तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो नेता वाली बात कही, कांग्रेस के पास एक नेता हुआ करते थे शंकर सिंह बघेला, आज कहाँ है? उन्होंने तो बहुत नुकसान पहुंचाया है, कोई पूछा है? किस तरह से फायदा हुआ है उनके जाने से? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ जी। लेकिन बीजेपी की जो ग्राउंड में स्थिति है, चाहे वो सूरत हो चाहे सौराष्ट्र, जितने लोगों से मेरी बात हुई, बीजेपी समर्थकों से भी, वो सब कहते हैं कि भाई मोदी के साथ हैं लेकिन बीजेपी के साथ नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने हैंडल किया, लोकल बीजेपी ने, राज्य सरकार ने पाटीदार आंदोलन को और सूरत के आंदोलन को, ये एक तो आज जो ताकत है बीजेपी की गुजरात में, बीजेपी जो भी करेगी, सरकार बना पाती है या सम्मानजनक रूप से हारती है, जो भी करती है, वॉट एवर इट इज, जो वो मोदी की ताकत से ही उसको मिलेगा, ये आप मान लीजिए। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है वहां पर गुजरात में। और कांग्रेस के साथ
सबसे बड़ी बात यह हुई है कि राहुल गांधी का जो परसेप्शन, एक मजाकिया परसेप्शन जो बना हुआ था, वो इस गुजरात चुनाव में बदल गया है और गुजरात में लोग राहुल गांधी को गंभीरता से ले रहे हैं। ये बहवली माने या न माने, लेकिन ग्राउंड पर मैंने जो जितने लोगों से बात की वो मान रहे हैं और यहाँ तक कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी मान रहे हैं। एक सीरियस लीडर की तरह उभरे। हाँ, एक सीरियस लीडर, ये एक उपलब्धि है उनकी इस चुनाव में। अनुज जी, हम लगातार बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि पाटीदार ये तीन जो युवा हैं ये नाक में दम किया हुआ है बीजेपी का इनका। क्या लगता है कि इस बार की जो इक्वेशन बैठ रही है, जो भीड़ जुट रही है हार्दिक के रैलियों में, क्या वो वोट में बदलती हुई आप देख पा रहे हैं? देखिए, हार्दिक की रैलियों में जो भीड़ है वो पाटीदार समुदाय की है और युवाओं की है। सूरत केंद्र बिंदु है इस बार चुनाव में, ये आप जानते ही हैं। लेकिन सूरत में यदि 50% से अधिक वोटर गुजरात के बाहर से आए हुए हैं तो उनको इस भीड़ से डर लगता है। इसलिए वो वोटर जो बाहर से जाकर के नौकरी कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं गुजरात में, मुझे लगता है कि उनमें से 90% वोट बीजेपी को यदि चले जाए मुझे हैरानी नहीं होगी। और इस कारण मुझे लगता है कि हार्दिक पटेल के कारण कांग्रेस को कहीं नुकसान न हो जाए। नुकसान ऑलरेडी आपको लगता है कि जो लोकल लोग हैं वो डरेंगे कि पाटीदार इकट्ठे हो गए और इसलिए वोट नहीं देंगे? सूरत में क्या स्थिति है कि कांग्रेस का पिछले चुनावों में कोई झंडा लगाने वाला नहीं होता था, तो जो नुकसान की बात करें वो तो ऑलरेडी कांग्रेस नुकसान पे है ही वहां। क्योंकि पाटीदार आंदोलन में लोग क्या कह रहे हैं नहीं कि बाहर से आकर के लोग ये नौकरी पा जा रहे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही। नुकसान क्या होगा? नुकसान 12 की 12 सीटें सूरत में बीजेपी की है, तो 12 की 12 तो नुकसान तो कुछ नहीं होना। कांग्रेस को जो होना है सूरत में गेम ही होना है, क्योंकि वो जीरो पर है। सूरत वो जीरो की बात कर रहा हूँ, वो जीरो पर है। सूरत में 4 सीटें ऐसी हैं जो इस वक्त फंसी हुई हैं, जिसमें 3 सीटें सीधे से पाटीदारों को वर्चस्व वाली है। वराछा की आप जहां की बात कर रहे हैं तो 3 सीटें और है, और 1 सीट और है। 1 सीट जो परप्रांतियों की बात आप कर रहे हैं, वहां अजय चौधरी बीजेपी के लड़ रहे हैं, बीजेपी के बागी, वो गंगा जल लेकर के घूम रहे हैं कि देखिए हमको जो टिकट नहीं दिया और हमको ये कह दिया गया कि आप लोग तो यहाँ नौकरी मजदूरी करने आओ, कमाओ खाओ, टिकट मत लो। तो ये भी मुद्दे हैं वहां पर सूरत में। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव है इस बार तो सूरत। बिल्कुल राणा सर, सूरत की हम लोग बात कर रहे हैं, केंद्र बिंदु है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए उसमें बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। लेकिन मेरा सवाल सूरत से थोड़ा सा मैं हट के पूरे गुजरात के पर्सपेक्ट में आपसे पूछ रही हूँ कि गुजरात चुनाव को बीजेपी और कांग्रेस की सबसे बड़ी लड़ाई माने या अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान माने? मैं विनोद जी की बात से सहमत हूं कि गुजरात का नतीजा जो कुछ भी होता है वो नरेंद्र मोदी की वजह से ही होगा। नरेंद्र मोदी में 2 फैक्टर काम करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है और नरेंद्र मोदी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है। नरेंद्र मोदी पिछले 13 साल तक वहां गुजरात में काम करके गुजरात की सूरत और सीरत बदलने वाले मुख्यमंत्री, पिछले 3 साल से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने वाले नरेंद्र मोदी जो गुजरात से आते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के लोगों का जो जज्बाती जुड़ाव है कि वो अपने प्रधानमंत्री को खारिज करने की हिम्मत जुटा पाते हैं, मुझे लगता है नहीं कर पाएंगे। जो विनोद जी कह रहे थे कि मैंने भी बहुत लोगों से बात की है, लोग कहते हैं कि बीजेपी ठीक नहीं है। 3.5 साल में बीजेपी ने जिस तरह से पाटीदारों के आंदोलन को हैंडल किया है, जिस तरीके से दलितों के आंदोलन को हैंडल किया है, कारोबारियों के साथ जो उनका राब्ता रहा है, ठीक नहीं रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी है, इसलिए चलिए हम के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो यह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर है वह काम करता है कि अपने फेस को हम देश में नीचे दिखाना नहीं चाहते हैं। ये फैक्टर बहुत मजबूत है और काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी 13 साल से वहां जो उन्होंने जमीन मजबूत की थी उसका भी फैक्टर काम कर रहा है। हाँ, राहुल गांधी ने इस बार जिस तरीके से, वो फिर मैं विनोद जी को यहाँ कोट करना चाहूंगा कि राहुल गांधी पहली बार बहुत ही गंभीर, जिम्मेदार और लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष के नेता के तौर पर गुजरात में अपने आप को रख पाए हैं। उनकी बड़ी कामयाबी है। बहुत सधे हुए सवाल, सधी हुई जुबान, सधी हुई जातीय राजनीति, और गुजरात में अगर आज बीजेपी जमीन पे है अपनी पूरी फौज के साथ, तो राहुल गांधी की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको आप देखिए। चलिए सर, तो आपने इस बात का लेकिन जवाब नहीं दिया है। मैं ब्रेक के बाद आपके पास लौटूंगी कि और मोदी और अमित शाह के लिए क्या आप इसको सबसे बड़ा इम्तिहान मानते हैं? रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, महाकवरेज लगातार जारी है।